Hello everyone, this is Aditi Pandey. Welcome to IS Point. Today we're gonna discuss about a very highlighted topic which is India's Forex Reserve Report. जैसे कि आप सभी जानते हैं फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो इससे हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसे कौन मैनेज करता है। और अगर हम इसमें करंट में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कि करंट में कोई रिपोर्ट आई है तो हम उस रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मतलब क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, ताकि ये ज़रूरत पड़ने पे वो अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी करता है। साथ ही साथ सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से केंद्रीय बैंक के पास जमा की गई राशियां जो होती हैं, यह भंडार एक या अधिक मुद्राओं को रख सकता है, जैसे कि गोल्ड को, डॉलर, यूरो को भी रख सकता है, ठीक है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जान गए कि ये क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वो एक टाइप का कह सकते हैं आप कोष है। आप मान लीजिए जैसे आपकी मम्मी वो किचन में पैसे रखती हैं ना जमा करके, आपने देखा होगा कई सारे डिब्बों में, कभी चावल के डिब्बे में तो कभी चने के डिब्बे में, इन सारे डिब्बों में वो पैसे छुपा के रखती हैं। क्यों? ताकि जब कभी ऐसे अचानक से क्राइसिस हो, ज़रूरत पड़े तो वो पैसे उन्हें आसानी से मिल जाएं, ठीक है। जैसे कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं होता ना कि हम एटीएम भी जाके निकाल सकें, अचानक से बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है तो उस टाइम मम्मी के डब्बा काम आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से देश भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें पैसे रखता है। किस रूप में? गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में, कुछ परिसंपत्तियों के रूप में। इन रूपों में पैसे रखे जाते हैं ताकि अगर कोई क्राइसिस आए, कोई देश में आपातकाल आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उन पैसों को यूज़ कर सकें। अब आइए करेंट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट ये है कि चलिए पहले जून में चलते हैं। जून में यानी कि 5 जून 2020 उस टाइम एक रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेक्स रिज़र्व था इंडिया का वो 500 बिलियन डॉलर था। कितना था? 500 बिलियन डॉलर। और अगस्त ऑफ 6 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में अगर हम देखें तो 621.464 बिलियन डॉलर है फॉरेक्स रिज़र्व। यानी कि कितना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, देख रहे हैं ना। तो एक सालों में ही इतना बड़ा इंक्रीज़। और अगर हम करेंट सिनेरियो की बात करें तो 619 यानी 619 बिलियन डॉलर है करंट का फॉरेक्स रिज़र्व। 1960 की अगर हम फॉरेक्स रिज़र्व की बात करें तो हम पता लगा सकते हैं कि आखिर इतना बड़ा इंक्रीज़ कैसे हुआ। और आपके मेंस के क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाए जाएंगे कि 1960 में फॉरेक्स रिज़र्व ऐसा था, देन फिर फॉरेक्स रिज़र्व अब इतना इंक्रीज़ हो गया है, तो आप उसके इम्पैक्ट बताइए कि इंडिया पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। एंड उसके रीजंस बता सकते हैं कि आखिर क्यों इंक्रीज़ हुआ है। और आप ये बता सकते हैं कि वो किस किस कार्य में आता है, वो होता क्या है। इस तरीके से मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसे एज अ क्वेश्चन भी ले सकते हैं। आप कोई कॉपी ले लीजिए, उस पर ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज़ फॉरेक्स रिज़र्व, ठीक है। व्हाट इज़ फॉरेक्स रिज़र्व, डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, एरियाज़, व्हाई इट इज़ इंक्रीजिंग अलॉट इन इंडिया। मतलब ये क्यों इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और ये उछाल का कारण क्या है। इस कारणों पर विवेचना कीजिए या फिर चर्चा कीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख के फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ मेंस का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। तो जैसा कि हम 1960 में चलते हैं और फिर इन चीज़ों को देखेंगे कि आखिर कितना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 1960 में अगर हम बात करें तो जो फॉरेक्स रिज़र्व था ना, इतना कम था कि मात्र 3 हफ्तों का इंपोर्ट हम सपोर्ट कर सकते थे।
इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए देश में कोई आपातकाल लग जाता 1960 के टाइम पे, तो हमारे पास इतना ही केवल पैसा था कि हम 3 हफ्तों तक इम्पोर्ट को कंटिन्यू कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये रहे, ठीक है, तो आप 1 हफ्ते अपना खाना पीना किसी तरीके से चला सकते हैं ना। तो कुछ ऐसी ही चीज़ थी, स्थिति थी कि 100 ही रुपये था तो एक ही हफ्ते चला सकते थे ना। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी ख़त्म हो गई 30 तारीख को, ठीक है, तो आप ये कहेंगे ना कि मेरे पास 100 रुपये है, मैं कम से कम 1 हफ्ते ही ये घर चला सकती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी पैसों की कहीं ना कहीं से, या तो मैं कहीं कर्जा लूँ या फिर कार्य करूँ, ठीक है, इस तरीके से। बट अभी करंट सिचुएशन में इंडिया के पास जितना फॉरेक्स रिज़र्व है, हम लगभग 1.5 साल तक इंपोर्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम 1.5 सालों तक पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा अभी फॉरेक्स रिज़र्व हो गया है। हमें क्राइसिस अगर हुई भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 1991 की अगर हम बात करें तो $5.8 बिलियन, मात्र $5.8 बिलियन ही हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व था। लेकिन 2021 में $619 बिलियन, और ये $100 बिलियन से भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि विकास का एक वो है कि हाँ, हमारे यहाँ विकास हो रहा है, इकॉनमी का जो लेवल है वो अप हो रहा है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि फॉरेक्स रिज़र्व को मैनेज कौन करता है। सो फॉरेक्स रिज़र्व जो होता है ना, उसे मैनेज करते हैं, तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं उसे मैनेज करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई एक एक्ट के तहत इसे मैनेज करता है। कौन सा है वो एक्ट, आइए जानते हैं। इट वॉज आरबीआई एक्ट 1934। आप इसे मार्क करके लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई एक्ट 1934, इसी के अंतर्गत आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिज़र्व को मैनेज करता है। क्योंकि अगर आप ये एक्ट पढ़ेंगे ना तो इसमें यही लिखा है कि आरबीआई हैज़ बीन डेसिग्नेटेड एज अथॉरिटी टू डील एंड मैनेज इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व। आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व को मैनेज करेगा, डील करेगा। ओके, आगे चलते हैं। आरबीआई जो है वो क्या करता है, अगर वो डॉलर ख़रीदता है ना तो ही फॉरेक्स रिज़र्व इंक्रीज़ होता है। देखिए, कहीं ना कहीं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है कि पूछा जा सकता है कि अगर आरबीआई डॉलर ख़रीदता है तो फिर क्या इंक्रीज़ होगा, किस चीज़ में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। तो आरबीआई अगर डॉलर ख़रीदेगा तो जो फॉरेक्स है वो इंक्रीज़ होगा, उसका लेवल अप होगा, ठीक है। और जब वो इस तरीके से डॉलर जो है उसे सेम रूपी के फॉर्म में रिलीज़ भी करेगा, और इसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन, स्पेक्यूलेटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव्स, इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस होता है ये पूरा जो हमारा ये रिज़र्व फॉरेक्स है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी जो है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो ट्रेड की करेंसी है वो भी फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है अगर ये ट्रांजैक्शन जो है प्राइवेट बैंक्स करती हैं, ठीक है। अगर इनमें बढ़ोतरी लानी है तो कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो ही इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी जो है वो फ्लो होती है। अब जो भी कुछ हमारे पास इकट्ठा होता है, जैसे अगर आपकी मम्मी किचन में कभी डिब्बों में पैसे रखती हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही डिब्बे में उन्होंने पैसे रखे हैं, कई सारे डिब्बों में पैसे रखती हैं, ठीक है। कभी कभार वो अपने घर की छोटी मोटी अटैचियों में पैसे रखती हैं, देखा होगा आपने। उसी तरीके से, या नहीं भी देखा होगा तो रखती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो इंडिया पैसे लेता है, मतलब जो इकट्ठा करते हैं, वो कई सारी जगहों पे रखते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो इंडिया में ही पैसे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगस्त 2021 में देखा जाए तो 705 टन ऑफ जो गोल्ड कलेक्ट हुआ है रिज़र्व में, वो कहाँ कहाँ एकत्रित है ये हम आपको बताएंगे। ज़रूर नहीं कि वो भारत में एकत्रित हो। 50% ऑफ द उसका जो अमाउंट है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है, ठीक है। और 50% बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, 50% कहाँ रखा गया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और बचा हुआ 50% इंटरनेशनल सेटलमेंट में, ठीक है। वो बैंक जो कि इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए है वहाँ पे रखा गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कस्टडी में भी है। और जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो डोमेस्टिकली, यानी कि अपने यहाँ इंडिया में ही रखा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि वाई इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इज इंक्रीजेस।
यानी कि क्यों बढ़ रहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो इसका एक कारण है, इन्वेस्टर मेड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन द इंडियन स्टॉक्स आर मेजर सोर्स। एक इन्वेस्टर मेड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो में इंडियन स्टॉक में जो था वो कट किया गया था। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ है ना, निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया था जो कि ऑफ़र की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। यही एक मेन रीज़न है, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को जो कम किया है ना, ये बहुत ही, तो यही इसका मेन रीज़न है, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया जिसके कारण कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है, जियो प्लेटफॉर्म के, रिलायंस प्लेटफॉर्म के जियो में इन्वेस्टमेंट 97,000 करोड़ की हुई है। 97,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। सितंबर 2019 में इन्होंने कट किया था ये कॉर्पोरेट टैक्स, और जून 2020 में 73 बिलियन बढ़ गया था फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, करेंट एसटीआर अगर हम देखेंगे तो $1.544 मिलियन है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। एक बहुत ही कह सकते हैं कि काफ़ी सारी रेटिंग्स हमें बहुत अच्छी मिलेंगी, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बात का प्रमाण है। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ और अच्छी होगी। तो कल हमने डिस्कस किया था जीडीपी रिपोर्ट, और आज हमने डिस्कस किया ये। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।